नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको ये चौथा लेक्चर है, मानव नेत्र का ये चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास में बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त तरीका से आपको हम समझा चुके हैं। जाइए आप पूरा पहले पिछले 3 वीडियो को यानी 3 क्लास को जाइए देखिए, आपको बेहतरीन तरीका से बताया है, आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, क्लास को जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये मेहनत जो है आपके ऊपर, ये जो मेहनत है आपको शेयर कीजिएगा, उसी से अति होगा। आदमी मेहनत कर रहा है, इसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने गांव में, दोस्तों लोग सबके पास। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्टोरी, स्टेटस जो भी है ये सभी लगाइए। और आइए आज शुरुआत करते हैं। ये चाहिए हम जो पीछे पढ़ाए हैं उसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये चौथा क्लास है कि नहीं, तो सबसे पहले हम आपको टेस्ट ले लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं। सभी लोग जुड़िएगा। चले देखिए, आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सभी पढ़ाए हैं भीमय क्वेश्चन, उसका रिवीजन थोड़ा कर देते हैं, उसके बाद चालू कर देते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। आपसे पूछेगा दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस का प्रयोग होता है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस का। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है। क्या पूछेगा? अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। तो अस्पष्ट दर्शन का जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, या इसको कह सकते हैं 0.25 मीटर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये न्यूनतम दूरी है। और अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी तो आप जानते करते हैं क्या होता है। तो एक चीज बताइए, स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है? चलिए बताइए। तो स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है बाबू? अनंत। तो अनंत और न्यूनतम दूरी के जो बीच का दूरी है इसको क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी, स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपरास। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के जो बीच का दूरी होता है उसको दृष्टिपरास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दृष्टिपरास। क्या कहते हैं? दृष्टिपरास। चलो, उसके बाद बताइएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होना क्या कहलाता है? किस स्थिति में होता है? तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होगा तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो कम होता है तो दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। ये सभी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना, इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये सभी बहुत जबरदस्त जो है, ये सभी जो क्वेश्चन है इसके पिछले वीडियो में बहुत जबरदस्त पढ़ा है। ठीक है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है फोकस दूरी ज्यादा हो जाए। अगर फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? फोकस दूरी ज्यादा कब होता है? तो मान लीजिए ये आँख है, नॉर्मल ये क्या है? ये आँख है नहीं, तो ये जब प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा? यहाँ से बाहर कटेगा। तो बाहर कटेगा ये कब होता है? तो फोकस दूरी का बढ़ जाना कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी बढ़ता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का बढ़ जाना कौन सी दोष? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब आएगा
कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, चलिए अब पूछेगा कि जारा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? तो जारा दृष्टि दोष में याद रखिएगा अगला क्वेश्चन। तो जारा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग जारा दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये सब थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करा है आपका। ये जो मानव नेत्र है इस क्लास में और एक क्लास और, यानी चौथा क्लास है, 5 क्लास में आपका पूरा मानव नेत्र कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 10th का कम्प्लीटली मैथ साइंस और सब्जेक्ट कम्प्लीटली मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए प्रकाश का अपवर्तन तो देखिएगा अपवर्तन क्यों होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन पहले भी पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्यों होता है? जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए उसी स्थिति में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके बारे में पहले सोचिए। तो ये मान लीजिए पृथ्वी में बता रहे, पृथ्वी पर ये आपको गर्म हवा है। क्या है बाबू? गर्म हवा। तो यहाँ पर हम 2 कलर का यूज करेंगे। गर्म हवा के लिए रेड को इस्तेमाल। सबसे गर्म हवा क्या होता है? हल्का होता है। ये गर्म हवा क्या है बाबू? ये गर्म हवा। उसके बाद ये ठंडी हवा। क्या है? ठंडी हवा। ठंडी हवा, ये ठंडी हवा। ध्यान से देखिए ये क्या है? ठंडी हवा। फिर उसी तरह गर्म हवा है। ये क्या है? गर्म हवा। ठीक है, फिर उसी तरह ये ठंडी हवा। यानी कहने का मतलब है हमारा वायुमंडल में गर्म हवा ठंडी हवा का बहुत से परतें पाई जाती है। इसका कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में गर्म हवा एवं ठंडी हवाओं का बहुत से परत पाई जाती है। गर्म जो हवा है, गर्म हवा विरल माध्यम का काम करता है। किस माध्यम का काम करता है? विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। गर्म हवा विरल माध्यम की तरह, जबकि ठंडी हवा जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठंडी हवा जो है, ठंडी हवा सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठंडी हवा का है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, गर्म हवा जो है विरल माध्यम की तरह कार्य करता है, जबकि ठंडी हवा जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा, यहाँ पर जब जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, यहाँ पर सूरज, ये सूरज, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश इस माध्यम से गुजरेगा तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम से गुजरेगा तो उसमें क्या होता है? अपवर्तन होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए अभिलंब है। क्या है? अभिलंब।
तो यहाँ से गुजरेगा, तो ये जब एक माध्यम से जाएगा तो यहाँ पर विचलित होगा, ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा ऐसे घूम, फिर यहाँ से आप सघन माध्यम में आ गए, तो सघन माध्यम में यहाँ पर अभिलंब है तो ये और ऐसे घूमेगा। यानी कहने का मतलब है जब सूर्य का प्रकाश ये इस वायुमंडल से गुजरता है तो उसके पथ में विचलन होता है, इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से अभिलंब चलाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे चलेगा, इसी तरह माने विचलित होते रहेगा, सीधा ना जाएगा। क्या होगा? तो समझ में आ गया। तो ये भी पूछता है कि गर्म हवा किस तरह का माध्यम है? तो गर्म हवा सरल माध्यम यानी विरल माध्यम की तरह कार्य करता है, और ठंडी हवा आपको सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन समझ गए। जब सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गर्म एवं ठंडी हवाओं से विचलित होकर क्या करेगा? अपने पथ से विचलित होगा, जिसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा। चलिए एक सेकंड, चलिए यहाँ पर इसको साइड पर। चलिए, क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? लिखिएगा, क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? यानी वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? सेम क्वेश्चन है, कोई रहेगा यही लिखा है। यानी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ये सभी का आंसर एक ही होगा, कहने का बात एक ही है, थोड़ा सा अलग अलग। ठीक है, चलिए, तो वायुमंडल के कारण लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब पृथ्वी पर एक वायुमंडल होता है, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा तो इसके पथ में क्या होगा? अपवर्तन होगा, इसी को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी वायुमंडल के कारण, पृथ्वी पर क्या छूट गया है, लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाते हैं, अगर एक नंबर में पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कहिएगा तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछेगा
कि तारा टिमटिमाता है जबकि चंद्रमा या ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, पृथ्वी पर से कौन सा ग्रह को आप देख सकते हैं? चलिए कमेंट में बताइए, पृथ्वी पर माने धरती से कौन सा ग्रह को आप देख सकते हैं? तो धरती पर से आप केवल शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? शुक्र ग्रह को। ठीक है, अब शुक्र ग्रह के बारे में एक और चीज होता है, आपको पता उनके, शुक्र ग्रह को शाम या भोर का तारा कहते हैं। धरती पर से किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम या भोर का तारा कहते हैं। शाम या भोर का तारा कहते हैं। शाम या भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन कौन है? तो शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा वाहन, जुड़वा वाहन किसे कहते हैं? तो जुड़वा वाहन शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा। अब अगला क्वेश्चन हमको देखना है, अगला जो क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, अब देखिएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए इसी पर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एथी बना हुआ है। चलिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम हटा देते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए याद रखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सूर्य की हमको जरूरी नहीं है। ठीक है, अब तारा काहे टिमटिमाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ये जो है हट जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है तारे। तो देखिएगा, मान लीजिए ये तारा है, ये कौन सी है? तारा है। मान के चलते ये सब तारा है। तारा इसी तरह होता है, मान के चलते। अब इससे जो प्रकाश आएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, मान लीजिए इस तारा से जो प्रकाश आएगा, इस तारा से मान लीजिए जो प्रकाश है ऐसे आएगा, इस तरह से प्रकाश। ये जे ही यहाँ पर पड़ेगा गर्म हवा। तारा क्यों टिमटिमाता है, इसका कारण समझिए। जब तारा से सूर्य का प्रकाश आएगा तो गर्म हवा से जब पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान, यहाँ पर अभिलंब हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, जब नहीं कुछ है तो सिंपल है, गर्म हवा सरल माध्यम की तरह काम करता है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगा। तो जब ये आएगा तो ये अभिलंब की ओर हल्का मुड़ेगा, हल्का का हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जब ये सघन माध्यम में आएगा तो यहाँ ध्यान, सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर पूरा मुड़ेगा। फिर यहाँ पर तो ये हल्का मुड़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये पूरा मुड़ेगा। यानी तारा जो है, एक तारा से प्रकाश माने वायुमंडल में गर्म हवा, ठंडी हवा की कई परतें पाई जाती है। यानी कई बार इसका अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारा से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, इसलिए वो क्या होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तारा क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो आपको बता दिए, जब तारा से प्रकाश की किरण आएगा तो हमारे पृथ्वी पर बहुत तरह के ठंडी एवं गर्म हवा की परतें हैं, जिससे वह बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारा हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, इसलिए टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगर दिक्कत है तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ये अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट में, कौन कौन डिबिया से पढ़ा, कौन कौन विद्यार्थी डिबिया से पढ़ा,
कुछ थोड़ा सा बताइए कमेंट में आप लोग, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डिबिया है, ये क्या है, ऐसे डिबिया होता है और यहाँ से एक लैंप निकलता है, ठीक है, ऐसे धुआं टाइप का भी निकलता है। अब आप ही सोचिए इस लैंप के सामने इस साइड अगर कोई वस्तु है, अगर यहाँ ये कोई वस्तु है, आप इधर से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो आप बताइए वस्तु फ्रेश दिखाई देता है? ये वस्तु का होता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। इसी के कारण तारा भी क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। अगर कोई आग है, आग के सामने से अगर हम देख रहे हैं तो ये वस्तु का होता है, कभी कभी ओझल हमारी आंखों से होने लगता है, ठीक है। आगे आगे देखिएगा, चलिए ये बहुत से अच्छा का अच्छा कारण है, इसको भी इधर हम चलिए। तो तारे टिमटिमाते लिखिएगा, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आंसर में लिखिएगा तारे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारा टिमटिमाते थे। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में लिखेगा तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश, क्योंकि उनका प्रकाश, उनका प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से, उनका प्रकाश किसका, तारा का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय, वायुमंडल से गुजरते समय, पंछी गुजरते समय तारे टिमटिमाते हैं। तो लिखिएगा तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, संग संग ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनका प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय अपवर्तित होता है। क्या होता है, अपवर्तित होता है। अपवर्तन को वहीं अपवर्तित कहते हैं, अपवर्तित होता है। क्या होता है, अपवर्तित होता है। वायुमंडल में हवा का तापमान, अपवर्तित होता है वायुमंडल में लिखिएगा, वायुमंडल में हवा का तापमान और घनत्व, वायुमंडल में हवा का तापमान एवं घनत्व, कौन सी घनत्व लगातार, क्या लिखिएगा, लगातार वायुमंडल में हवा का तापमान एवं घनत्व लगातार परिवर्तन, क्या होता है, लगातार परिवर्तन के कारण, लगातार परिवर्तन के कारण, क्या होता है, लगातार परिवर्तन के कारण, लगातार परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ते और बिखरती है। लगातार परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मूर्ति और बिखरती है। मूर्ति और बिखरने का मतलब होता है पथ से बिजली होना, बिखरती परिवर्तन के कारण बिखरती है, जिससे तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, जिससे तारा का होता है टिमटिमाते हुए नजर आता है।
कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूछता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है क्योंकि उनका प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय अपवर्तित होता है। वायुमंडल में हवा का तापमान एवं घनत्व लगातार परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ती और बिखरती है, जिसे तारा का होता है टिमटिमाते हुए नजर आता है। ये जो तारा है, तारा से जब प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ बार बार क्या होगा, अपने पथ से विचलित होती है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, जिसे तारा का होता है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, तारा टिमटिमाता है जबकि चंद्रमा या ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। ये देख लीजिए, मच्छर जो है बोर्ड को चला रहा है, ये मच्छर का इतना पावर हो गया, देख रहे हैं, मच्छर बोर्ड को चला रहा है, ठीक है, देख लीजिए, एक मच्छर जो है बोर्ड को चला दे रहा है। बाद में पता चलेगा कि भूत है, भूत नहीं है जी बाबू, ये मच्छर है जो बोर्ड को क्या कर रहा है, चला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तारा टिमटिमाता है जबकि ग्रह या चंद्रमा नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आकाश में आकाश में आकाश में तारे तारे आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। लिखिएगा, आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या होता है, आकाश में तारे, आकाश में नीचे कर देते हैं, ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, परंतु क्या लिखिएगा, परंतु चंद्रमा या ग्रह नहीं कि यही आपका क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो आप जो है, ये क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है परंतु चंद्रमा या ग्रह नहीं। तो आप लोग बताइए, कितने विद्यार्थी हैं जो चंद्रमा के भुकुर भुकुर करते हुए देखे? कोई चंद्रमा को भुकुर भुकुर किया हुआ देखे हैं? चंद्रमा एक लाइट से जलते रहता है, कभी टिमटिमाते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, चंद्रमा नहीं टिमटिमाता है लेकिन तारा भुकुर भुकुर करते रहता है। ये क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि तारा जो है काफी दूर पाया जाता है। तारा क्या होता है? काफी दूर पाया जाता है, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है, या ग्रह भी का है काफी नजदीक है। ऐसे तो सभी ग्रह नहीं आपको दिखाई देगा, दिखाई देना होगा पृथ्वी से तो एक या दो ग्रह है जिसको आप देख सकते हैं। एक शुक्र ग्रह है, दूसरा जो है में भी मंगल ग्रह होना चाहिए। इसके अलावा कोई ग्रह को आप देख नहीं सकते हैं पृथ्वी पर से। स्पेशल लेंस वगैरह होगा प्रयोग करने से हो सकता है दिख सकते हैं, ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कह रहा है कि तारा एवं चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का होता है नहीं टिमटिमाता है। आप ही देखिएगा, मिलाइएगा, कुछ दूर पर कोई बॉल जलेगा तो आपको दिखाई देगा कि भुकुर भुकुर जल रहा है, जे ही नजदीक है तो सब माने रेगुलर जल रहा है। तो कारण यही है, कारण ये होता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसे क्या करता है, अपवर्तन के कारण वो भुकुर भुकुर। अब दूसरा बात ये है कि चंद्रमा नजदीक है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, ऐसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश को परावर्तन करता है। तो ये जो है नजदीक है तो अपवर्तन कम होगा, जितने नजदीक कम होगा तो अपवर्तन का होता है कम होता है, और दूरी ज्यादा रहेगा तो अपवर्तन का होगा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा तारे की अपेक्षा, उत्तर में लिखिएगा
तारे की अपेक्षा कौन सी लिखिएगा, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह, क्या बाबू, ग्रह हम पृथ्वीवासियों से, हम पृथ्वीवासियों से तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह हम पृथ्वीवासियों से काफी नजदीक है। क्या है, काफी नजदीक है, काफी क्या है, नजदीक है, क्या है बाबू, काफी नजदीक है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, जिसके कारण ये हमें, ये मतलब ये चंद्रमा का बात हो रहा है चाहे ग्रह का हो, जिसके कारण लिखे देते हैं, जिसके कारण ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कंफ्यूजन में हो जाए तो वो भी दिखा, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए नजर, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, नजर छोड़ दीजिए, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि तारा लिखिएगा, जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है। क्या होता है, जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है, जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है। क्वेश्चन है कि आकाश में तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है लेकिन चंद्रमा या ग्रह नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह हम पृथ्वीवासियों से काफी नजदीक है। कौन, चंद्रमा और ग्रह जो है हम लोगों से क्या है, काफी नजदीक है। चंद्रमा और ग्रह क्या है, हम लोगों से काफी नजदीक है, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, जबकि तारा हमसे काफी दूर है, इसलिए तारा का होता है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब दूरी पर क्या प्रभाव, तो देखिए चंद्रमा और ग्रह जो ज्यादा दूर रहेगा तो उसके प्रकाश के किरण ज्यादा अपवर्तन, और ज्यादा अपवर्तन होगा जिसके कारण क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। अब तारा क्यों टिमटिमाता है, तो हम यहाँ पर हम क्या किए हैं, बता दिए, तारा क्यों टिमटिमाता है इसे बता दिए हैं। ठीक है, और ये चंद्रमा और ग्रह वाला भी देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको आएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है किसका प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है, यहाँ पर ये कोई वस्तु है, छोटा सा कण, ये जो है कण मान लीजिए छोटा सा कण, ये थोड़ा हम बड़ा करके बता रहे हैं। ठीक है, ये कोई वस्तु है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब इस पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ये कुछ होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जब प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ेगा, सूर्य ये सूरज है, फिर यहाँ से जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो ये कुछ भाग प्रकाश का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10 को पड़ा है तो एक हिस्सा सोख लेगा, एक हिस्सा क्या करेगा, सोख लेगा। बाकी जो 9 हिस्सा है
वो विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर देगा, विभिन्न दिशाओं में क्या कर देगा, प्रकीर्णित कर देगा। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश के किरण पड़ेगा तो वो कुछ हिस्सा को, अगर मान लीजिए 20 हिस्सा पड़ रहा है तो 20 में एक हिस्सा सोख लेगा और बाकी 19 हिस्सा के चारों ओर फेंक देगा, तू धर तू धर तू धर, इस तरह कर देगा। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ ये बहुत ईमानदार आदमी होता है। मान लीजिए यहाँ पर कण, कोई कण, ये सब का है कण, ये सभी कण। मान लीजिए इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, इस पर यहाँ इस ये वाला भाग पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये क्या करेगा, कुछ हिस्सा को जो है सोख लेगा, कुछ हिस्सा क्या करेगा, सोख लेगा, और बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा है उसको क्या करेगा, चारों ओर प्रकीर्णित कर देगा, चारों ओर क्या कर देगा, फैला देगा। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ता है तो कण जो है तो कुछ हिस्सा को सोख लेता है, कुछ हिस्सा को क्या लेता है, सोख लेता है, बाकी हिस्सा को चारों ओर फैला देता है, इधर धर धरा धर ऐसे फैला देगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पड़ेगा, इस पर नहीं दिखाई देगा, इनको बता देते हैं। चलिए आपके लिए बताते हैं कि यह अपवर्तन हो जाएगा। कोई भी चीज होगा, मान के चलिए कोई भी चीज है उस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो कुछ हिस्सा को सोखेगा, बाकी सब हिस्सा का कर देगा, चारों ओर फैला देगा। कभी कभी आप मिलाइएगा, ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है। जब यहाँ देखिए ये घर है, इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप देखिएगा पूरा घर उजाला हो रहा है, क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकाश जो है किसी चीज पर टकरा टकरा के चारों ओर फैलने लगता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, क्या लिखिएगा बाबू, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है। सब सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कोई समझने में दिक्कत ना हो, सब गार्दा उड़ात बनेगा। ठीक है राजा बाबू, किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग पर, तो वह वस्तु और वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को, सिंपल लैंग्वेज, कुछ भाग को, कुछ भाग को, कुछ भाग को अवशोषित, कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित माने सोख लेता है। जब प्रकाशीय किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर, अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर, शेष भाग का करता है चारों ओर। क्या लिखेगा, जब प्रकाशीय किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर फैला देता है, क्या कर देता है, फैला देता है, चारों ओर फैला देता है, फैला देता है। ठीक है, लिखा जाएगा, चारों ओर फैला देता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का
प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन, किरणन, प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा गया, प्रकीर्णन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, साफा इजी लैंग्वेज में लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को चारों ओर फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को क्या करता है, चारों ओर लौटा देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो लिखिएगा। देखिए, वायुमंडल जो है, एक और क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है सबसे अधिक जो है नीला रंग को प्रकीर्णित करता है। वायुमंडल जो है सबसे अधिक किस रंग को प्रकीर्णित करता है? नीला रंग का। हमारे आंख पर जिस रंग का जो प्रकाश आएगा वही चीज उसी रंग के हमको क्या होता है, दिखाई देता है। तो लिखिएगा, वायुमंडल के द्वारा, क्या लिखिएगा, वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, नहीं लिखिए, वायुमंडल के, वायुमंडल के द्वारा, लिखिएगा, वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का, द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन, 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 वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, होता है। इसलिए हमें आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है? तो लिखिएगा ध्यान से। देख, वायुमंडल के द्वारा सबसे अधिक नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या लिखिएगा? वायुमंडल के द्वारा सबसे अधिक हमें नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णित करता है, तो सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन करता है? नीला रंग। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता, लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पृथ्वी पर, हम यहाँ कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर हैं। हम यहाँ पृथ्वी से देख रहे हैं। ठीक है, और हमारा वायुमंडल जो है, वायुमंडल जो है पूरी भाग में नहीं होता है, कुछ ही भाग में होता है। पृथ्वी का एक सीमित ऊंचाई तक वायुमंडल पाएगा। वायुमंडल माने ऊपर तक नहीं है, सीमित ऊंचाई है, वहां तक वायुमंडल पाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वायुमंडल कुछ भाग तक है, ठंडी हवा, गर्म हवा, जो भी कहिए कि नहीं, कुछ ही हिस्सा तक है, इससे है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे ऐसे। ठीक है, इसी तरह कुछ कुछ है। ठीक है, उसके बाद जो है अंतरिक्ष यहाँ पर होता है। अंतरिक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर। अंतरिक्ष कहने का मतलब यहाँ पृथ्वी है, शुक्र है, आपको तरह तरह ग्रह आरी आरी घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी का वायुमंडल के ऊपर। तब वहां से देखिएगा, तो वहां से
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ भाग ये जो है वायुमंडल है। तो यहाँ से जो है हमको आकाश नीला दिखाते हैं, लेकिन यही यहाँ अंतरिक्ष में जाइएगा तो यहाँ से आकाश देखिएगा तो वहाँ से काला दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं था। अंतरिक्ष में यानी स्पेस में कोई जो है आपको वायुमंडल नहीं होता है। तो क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा अंतरिक्ष यात्री को क्या लिखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को, यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि क्या लिखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्या लिखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में, कौन चीज में, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। क्या होता है, कोई वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्लास में सब बता देंगे।